हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना कंटिन्यू है और पिछले दो वीडियोस के अंदर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कमेंट के माध्यम से और लाइक के माध्यम से। इसलिए अब मैं प्रतिबद्ध हूं कि इसको और बेहतरीन तरीके से और थोड़ा आपको डेप्थ में लेके जाऊं और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो मैथ्स के अंदर। प्यारे साथियों, अगर इसी प्रकार का आपका रेस्पॉन्स रहता है तो निश्चित तौर पर मैं मैथ्स के अंदर वो कंटेंट डिलीवर करूंगा जो आपकी मैथ्स को सुपर स्मूथ बनाएगा, भले वो एडवांस मैथ हो या फिर वो अरिथमेटिक हो या कोई भी हो, क्योंकि मैथ्स लॉजिकल सब्जेक्ट है। मैथ से आसान, मैथ से सरल दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना इसके जितना कोई इंटरेस्टिंग है, बशर्ते इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपन ने पहला वीडियो लिया और पहले वीडियो के अंदर आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, जो मैंने आपको फॉर्मूला कैसे बनता है वो बना के दिखाया। तो आप में से वे लोग जो आर्ट बैकग्राउंड के थे या जिनका मैथ्स बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, वो कभी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनको भी बेहतरीन समझ में आया। वजह यह थी कि कॉन्सेप्चुअल तरीके से उन्होंने इसको समझने की कोशिश की है। तो प्यारे साथियों, सारा कंटेंट मैं आपको इस तरह से दूंगा, आपका रेस्पॉन्स प्रॉपर रहना चाहिए। और अच्छा, दूसरी बात, वे लोग जो कंप्लीट मैथ का कोर्स चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंकगणित और एडवांस मैथ नाम से मैथ्स का कोर्स है, जिसमें तकरीबन 150 से ऊपर 160 के करीब वीडियोज है, जिसमें पूरी अरिथमेटिक एडवांस मैथ, जिसके अंदर ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब कुछ उसमें शामिल है। तकरीबन 150 से ऊपर वीडियोज है, 160 के करीब वीडियोज है, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। वे लोग जिनको मैथ्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, वे लोग भी उसके माध्यम से बहुत बहुत कुछ मैथ्स में कर सकते हैं और बहुत नॉमिनल रेट पे हैं। आप एप्लीकेशन पे जाके विजिट करना। तो प्यारे साथियों, पिछले वीडियो तक अपन ने जो बात की थी उससे अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास सुपर इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो अपन फॉर्मूला समझने वाले हैं जो वो है दो बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु है और उस मध्य बिंदु के निर्देशांक के बीच में कोई जो बिंदु है उसके निर्देशांक, जिसको बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच किसी बिंदु के द्वारा उस रेखा का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन। आपको आनंद आ जाएगा जब आप उस फॉर्मूला को समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत तसल्ली से समझना, हालांकि मैं चाहूं तो अभी आपको वो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख के कह सकता हूं कि आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। जब भी आंतरिक और बाह्य विभाजन का प्रश्न आवे तो सीधे डेटा इस फॉर्मूले के अंदर रख दें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक मैथ्स के अंदर आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। अगर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 90% से अबो करेक्ट जा सकते हो, लेकिन वो कब? तब जब मैथ्स के प्रति आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए। तो प्यारे साथियों, आंतरिक एवं बाह्य विभाजन का फॉर्मूला मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत तसल्ली से ध्यान देना और ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे कि आपको पता है, ये तो है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ओके, ये आपका वाई नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा। यस सुनो, ठीक है। अब करेगा क्या वो कि आपको एक रेखा देगा, यानी एक कोई रेखा देगा, उसके बीच में कहीं पे एक बिंदु डालेगा। ओके, और फिर उस बिंदु के निर्देशांक पूछेगा दोनों रेशियो देकर के, या फिर निर्देशांक देकर के दोनों रेशियो पूछेगा। इस प्रकार की बात करेगा, है ना। तो प्रैक्टिकली इसको अपन समझते हैं और बहुत ढंग से ध्यान देना। जैसे कि देखिए, एक तो जैसे मान लो बिंदु है यहां पे। ओके, एक मान लो बिंदु है यहां पे। ये देखो, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझते हो तो भी एक छोटा सा 2-3 फॉर्मूला है जो आप अगर याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने यहां पे अभी ध्यान ढंग से दे दिया ना, तो आंतरिक एवं बाह्य विभाजन का फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि रटा हुआ आपको कब तक याद रहेगा। ओके, ये दो बिंदु हैं और ये हैं दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ओके, चलिए। अब इस बिंदु के निर्देशांक है x1 और y1, ध्यान देते जाना बहुत तसल्ली से। और इस बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। ओके, ठीक है। उसके बाद में यहां पे कहीं पे कोई बिंदु है, जैसे मान लो एक यहां पे कोई बिंदु है। ओके, अब इस बिंदु के निर्देशांक लाने हैं। ध्यान रहे, वो बिंदु कभी ठीक बीच में भी हो सकता है, कभी इस साइड थोड़ा हो सकता है, कभी इस साइड थोड़ा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस बिंदु के निर्देशांक आपसे वो पूछेगा। जनरली अपन क्या करते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक अपन x और y मान लेते हैं। ओके, x और y निर्देशांक। ओके, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अच्छा, उसके बाद में
यहां से लगा के यहां तक, जैसे कि अपन इसका नामकरण कर देते हैं। ओके, ये मान लो ए है और इस बिंदु को बी बोलेंगे, इसको बोल देंगे सी। क्या बोल देंगे? सी। अब ध्यान देना कि जो बिंदु सी है वो रेखा ए बी को विभाजित करता है। ऐसा नहीं है कि बराबर आधा आधा विभाजित करता है, ये उसको विभाजित करता है M1 और M2 रेशो के अंदर, M1 अनुपात M2 के अनुपात में। जैसे ये अनुपात M1 और M2 का हो सकता है 2:1, 3:4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये 2 इकाई है तो ये 1 इकाई है, ये 3 इकाई है तो ये 4 इकाई है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब समझना इसके आगे वो क्या करेगा। देखो मैं आपको समझाऊं, आपको x1 y1 ये निर्देशांक देगा, आपको x2 y2 ये वाला निर्देशांक देगा, और आपको ये रेशो दे देगा कि ये 2:1 है। यानी यहां A से लगा के C तक 2 है और C से लगा के B तक 1 अनुपात में है। और पूछेगा कि बताओ बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों क्या होंगे, वो पूछेगा आपसे। अच्छा, और क्या कर सकता है, इस बात को आप समझो कि वो बिंदु A के निर्देशांक देगा, बिंदु B के निर्देशांक देगा, बिंदु C के भी निर्देशांक देगा, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक देगा और बोलेगा कि बताइए बिंदु C रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि M1 और M2 का रेशो क्या है वो आपको लाना होता है। तो क्या करेगा, या तो ये दोनों रेशो M1 M2 देकर के बिंदु C के निर्देशांक पूछेगा, या फिर बिंदु C के निर्देशांक दे देगा तो M1 और M2 का रेशो पूछेगा। अच्छा, ध्यान रहे अभी अपन आंतरिक विभाजन पर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रेखा के बीच में कोई बिंदु है, वो इस रेखा के बीच का मतलब है कि आंतरिक रूप से इसको विभाजित करता है रेखा AB को। ओके, अच्छा, बाह्य विभाजन का भी होगा, वो अपन आगे देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो बिंदु जो x है, बिंदु C का जो x निर्देशांक है, उस x निर्देशांक को लाने का फॉर्मूला क्या है और y निर्देशांक को लाने का फॉर्मूला क्या है, ये अपन समझने वाले हैं। तो अब अपन समझना शुरू करते हैं। ओके, अब देखना मैं यहां से इसको मिला देता हूं। ओके, इसी प्रकार से इससे मैं ये मिला देता हूं। ओके, इसी प्रकार से मैं इससे ये मिला देता हूं। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया। ओके, अब आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक तो ट्राइंगल है AC, अच्छा तो इसका नामकरण दे दो AC, ABC, इसको D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं। तो आपको एक तो ट्राइंगल ADC नजर आ रहा है, ठीक है, और आपको दूसरा ट्राइंगल CBE या फिर CEB बोल दो। आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। वापस देखो आप, ये ट्राइंगल नंबर फर्स्ट और ये ट्राइंगल नंबर सेकेंड। केवल इन त्रिभुज पे बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल नंबर फर्स्ट और ट्राइंगल नंबर सेकेंड। अच्छा, अब इन ट्राइंगल्स पर अपन चलते हैं कि ट्राइंगल्स के बीच में क्या संबंध है, ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के हैं, या आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। ध्यान रहे, तो दो त्रिभुज के बीच में दो प्रकार के विशेष संबंध होते हैं। एक तो है समरूपता या फिर समरूप होना, दो त्रिभुजों का आपस में समरूप होना, सिमिलर होना, और एक है सर्वांग समता, यानी बिल्कुल इक्वल होना। समरूप, इसमें तो है रूप इक्वल होना, सर्वांग सम यानी सभी अंग समान, यानी सारे एंगल सारी भुजाएं समान होना। तो यहां पे समरूपता वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। एक चीज समझो आप, क्या ट्राइंगल ADC और CEB ये दोनों ट्राइंगल समरूप है? बिल्कुल है। अगर इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण समान हैं या फिर केवल दो कोण समान है तो भी ये समरूप होंगे। कैसे कैसे समान है तो मैं आपको समझाऊं, देखो देखें, ध्यान देना। एक बात बताओ, ADC का ये कोण समकोण है, इसी प्रकार से CE और B का ये कोण समकोण है। अच्छा, दूसरी बात, तो एक कोण तो इनका बराबर हो ही गया दोनों त्रिभुजों का। अब ये तीनों रेखाएं देखो, 1 2 और ये तीनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ये तीनों ऊपर उठ रही हैं, ऐसे समांतर है। अच्छा, इन तीनों समांतर रेखाओं को AB जो है वो तिर्यक रेखा काट रही है, बोलो हाँ या ना। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे?
यस सुनो, ठीक है, ओके। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संगत कोण। ओके, तो अब अपन कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण समान है। ओके, तो इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो समान हो गए, एक तो समकोण और एक ये वाले कोण। अच्छा, उसके बाद अब तीसरा कोण ये और ये भी समान होंगे, क्योंकि इन दोनों भुजाओं को, जैसे ये दो खड़ी रेखाएं जो हैं, समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काटेगी। अच्छा, ओके, हाँ जी, आप इसको इस टाइप से समझो। देखो ये दो रेखाएं, एक ऐसे एक ऐसे, कौन सी, एक तो ये समांतर, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं समांतर है, जिनको ये अगर काटेगी तो ये कोण भी संगत कोण के तहत क्या होंगे, समान होंगे। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण समान है। बोलो क्या है, तीनों कोण समान है। तो अपन कहेंगे अतः ट्राइंगल ए डी सी समरूप है ट्राइंगल सी ई और बी के। समझना आप बात को, ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल सीईबी ये समरूप है, सिमिलर है। अच्छा, ये तय हो गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। उसके बाद में आपको समझना है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है। तो ध्यान रहे, किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे संगत भुजाओं का अनुपात, ज्यादा डिटेल में जाने की अपन को आवश्यकता नहीं, बाकी समरूप त्रिभुज के अंदर संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत शीर्ष लंब, ठीक ठीक है, और संगत जो है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, इनके वर्गों का अनुपात, और वो सारी बहुत सारी चीजें होती है, वो अपन त्रिभुज की समरूपता सर्वांग समता में समझते हैं। देखना, ध्यान देना, यहां पे दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है का मतलब यह है कि एडी और सीई का जो अनुपात है, ये संगत भुजाएं, एडी और सीई का जो अनुपात है वही डीसी और ईबी का अनुपात है, वही एसी और सीबी का अनुपात है। इस बात को मैं लिखता हूं, ढंग से ध्यान देना, कि एसी और सीबी का जो अनुपात है, ध्यान देना, एसी और सीबी का जो अनुपात है वही अनुपात एडी और सीई, ध्यान देना, एडी और सीई वही अनुपात डीसी और ईबी या बी, देखिए डीसी और बीई का है। देखो ये दो समरूप त्रिभुज है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी कि एसी और बीसी का जो अनुपात है वही एडी और सीई का अनुपात है। इससे आगे जो बात है वही इंपॉर्टेंट है और वही आपको इसके फॉर्मूला तक लेके जाएगी। कैसे, अभी मैं समझाता हूं। देखो AC M1 है, CB M2 है, समझ जाना है ना। AC M1 है, CB या फिर BC बोलो M2 है। बराबर। अब एक चीज बताओ मुझे, AD को मैं क्या लिखूं, देखो ये AD है, ओके, ये AD है। अच्छा, आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, तो यहां से यहां तक की दूरी x1 है, यहां से यहां तक की दूरी x है, यहां से यहां तक की दूरी x2 है। समझना, वापस मैं पिछले वीडियोस के अंदर ये सब बहुत बेहतरीन समझा चुका हूं।
यहां से लगा के यहां तक बिंदु ए तक की दूरी x है, और यहां तक की दूरी x नहीं, यहां से यहां तक x1 है, यहां तक x है, और यहां से यहां तक आपका x2 है। इसी प्रकार से इन रेखाओं को नापोगे तो ये नापी जाएगी y एक्सिस पे। ये जो हाइट है ये y है, सॉरी y1 है, ये जो हाइट है ये y है, और यहां से लगा के ये जो हाइट है ये y2 है। तब हमें क्या ये दूरी लाना और ये दूरी लाना, अर्थात AD और CE, DC और EB लाना कोई बड़ी बात है क्या? बहुत आसानी से लेके आ जाएंगे, मैं आपको समझाता हूं। देखो अपन को लाना है AD, A से D लाना है, तो बताओ मुझे इस बिंदु से यहां तक लंबाई कितनी है x, और यहां से यहां तक कितनी है x1। तो अपन क्या करते हैं, x में से, यानी ये ओरिजिन बिंदु है, ठीक है, इस ओरिजिन से बिंदु D तक जो लंबाई है वो तो है आपकी x, माइनस ओरिजिन से बिंदु A तक जो लंबाई है वो है आपकी x1। ओके, तो ये जो AD की लंबाई हो गई वो हो गई x माइनस x1। इसी प्रकार से इसका जो समरूप त्रिभुज CEB के अंदर CE की लंबाई क्या होगी, मतलब ये CE की लंबाई आपको पता करनी है। एक काम करें, ओरिजिन से लगा करके बिंदु E तक कितनी दूरी है, x एक्सिस पर x2 है, ओके, x2 माइनस ओरिजिन से लगा के बिंदु C तक दूरी कितनी है x, तो इस x को घटा दो। ओके, तो C से लगा के E तक की दूरी होगी x2 माइनस x, देखो x2 माइनस x, ओके, तो ये आ जाएगी C से लगा के E की दूरी। इसके बाद में अब देखिए ये दो जो समरूप त्रिभुज हैं ये और ये, इनकी जो ये वाली शीर्ष लंब वाली जो भुजाएं हैं, यानी कि D से लगा के C वाली और E से लगा के B वाली, इनकी लंबाई लाते हैं। अच्छा, इन दूरियों को लाने के लिए अपन को स्केल कौन सा देखना पड़ेगा, y एक्सिस वाला, ठीक है। यहां से लगा के यहां तक का हाइट कितना है y, और यहां से लगा के D तक का y1 है। ध्यान देवें, ये ऊंचाई y1 है, ये ऊंचाई y है, और ये ऊंचाई y2 है। तब हम इन ऊंचाइयों के बीच जो टुकड़े हैं उनको ला सकते हैं, और बहुत आसानी से। मुझे लाना है DC या फिर CD बोल दो। क्या करेंगे, यहां से लगा के यहां तक y में से यहां से लगा के यहां तक y1 वो घटा देंगे, y माइनस y1 बटे में। अब बताओ x एक्सिस से लगा के बिंदु B तक की ऊंचाई कितनी है y2, में से x एक्सिस से लगा के बिंदु E तक की ऊंचाई कितनी है y, तो y2 में से y घटा दो। ओके, अब देखो ये दो समरूप त्रिभुज जो थे ADC CEB, इन दोनों समरूप त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं, भले ही वे AC और CB हो, भले ही वे AD और CE हो, भले ही वे DC और EB हो, इनका संगत अनुपात समान हो, इनका अनुपात समान होता है, और वो अनुपात हमने लिख दिया है। ओके, अब ध्यान देना, अब अपन को आंतरिक विभाजन के x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों को अपन लेने वाले हैं, है ना, उसके बाद में फर्स्ट एंड लास्ट को लेने वाले हैं। यहां से आपको बिंदु C के x निर्देशांक और y निर्देशांक का फॉर्मूला मिलेगा। अभी देखना बहुत तसल्ली से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, प्रोसेस शुरू करता हूं कि m1 बटे में m2 बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब क्या किया जाए, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, वज्र गुणन किया जाए। समझना कितना मस्त तरीके से यहां पे फॉर्मूला निकल के आने वाला है। वज्र गुणन करो, ये आके m1 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा m1x2 माइनस m1x बराबर m2 इससे गुणा होगा m2x माइनस m2x1। अब देखो आपका टारगेट क्या है, इस बिंदु का x निर्देशांक लाना है, तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि x, ना कि x1 ना कि x2, बल्कि अपन को लाना है x।
तो x अकेला हो जाए, x सेपरेट हो जाए, तो x को सेपरेट कैसे करेंगे? देखो x कहां का है, एक तो m2x है और एक m1x है, बाकी ये तो m1x2 है, ये तो m2x1 है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, देखो ये और ये, यानी m1x और m2x, इनको एक साइड करते हैं। ओके ठीक है, एक काम करता हूं मैं, m2x उधर है, मैं m1x को उधर भेज देता हूं और m2x1 को इधर लेके आ जाता हूं। ओके, तो सबसे पहले ये क्या है, ये है m1x2। जब ये इधर आएगा, देखो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, m2x1, ये पूरा प्लस का आ गया m2x1। ओके, अब समझना, ये जो m1x उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस का, उधर प्लस का हो जाएगा। अच्छा, जब ये उधर जाएगा तो क्या रहेगा, m2x तो था ही, प्लस में ये हो गया m1x। अच्छा, मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि क्रम को चेंज कर दूं, m1 बाद में उसको पहले लिख दूं, अच्छा दिखेगा, और कोई बात नहीं है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये उधर जाके प्लस हो रहा है ना, m1x प्लस, ये तो प्लस का पड़ा ही है, m2x। ओके, अब सुनना, अब यहां पे आप इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, क्योंकि x और x है तो x कॉमन आ सकता है। फिर यहां पे क्या बच गया, m1 प्लस यहां पे क्या बच गया, m2, और यहां पे क्या है, m1x2 प्लस m2x1। ओके, अब एक काम करो, आपको, आपका उद्देश्य है x लाना, बिंदु C का x निर्देशांक लाना है ना, तो x को अपन सेपरेट कर चुके हैं, m1 m2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो आपका फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो मैं यहां लिख देता हूं, और बहुत ढंग से देखना, अपन को x सेपरेट करना है, तो ये m1 m2 को इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन ये m1 प्लस m2। ओके, अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात अपन को मिल गई है, शाबाश। जब भी आंतरिक विभाजन की बात हो, किसी भी भुजा के कोई आंतरिक बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक लाने हैं, उसमें भी विशेष x निर्देशांक लाना है, तो x निर्देशांक का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अच्छा, एज इट इज अब क्या करना है, सुनो, अब मैं ज्यादा प्रोसेस आपको नहीं समझाऊंगा। देखो, इन दोनों को इक्वल किया, फिर क्रॉस माने वज्र गुणन किया, इस प्रकार से इसको सीधा किया, उसके बाद में अपन ने x वाले को सेपरेट किया, x को कॉमन लिया, उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया, उधर x अकेला बच गया, यानी कि x का वैल्यू आ गया, यानी x निर्देशांक आ गया। अब देखो, इसी प्रकार से जब इसको और इसको बराबर लिखोगे, यानी m1 अपॉन m2 और DC और BC के जो लंबाइयां हैं, अगर वो आप बराबर में लिखते हो फर्स्ट एंड लास्ट को, इसको, तब क्या होगा, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन करके ये प्रोसेस अपनाओगे, तो वहां पर आपके y सेपरेट हो जाएगा और सेम टाइप से y का फॉर्मूला भी बनेगा, और वो मैं आपको समझा देता हूं, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें। क्या करना है, यहां पे x की जगह लिख दो y, और जहां जहां x आया है वहां वहां y लिख दो, बस सेम है, क्योंकि प्रोसेस तो सेम तरीके से होगा ना। तो ये क्या है, m1, इस y निर्देशांक को ला रहे हैं, ठीक है, m1, x2 की जगह लिख दो y2 प्लस m2, x1 की जगह लिख दो y1 बटे में, ये तो आएगा ही आपका m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये आ गया आपके y निर्देशांक आंतरिक बिंदु का। ओके प्यारे साथियों, इसको एक बार बहुत तसल्ली से देख लो, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि इस प्रकार से किसी भी रेखा के आंतरिक कोई बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक इस टाइप से आते हैं। x निर्देशांक कैसे आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, मैं इसको थोड़ा समझाता हूं।
जब भी आपको x निर्देशांक लिखना है ना, तो सबसे पहले m1 लिख देना है। m1 आ गया ना तो फिर x2 लिखना है, प्लस अब m2 लिखना है। m2 आ गया ना, इसके साथ x1 लेना है, तो m1 के साथ x2 आएगा, m2 के साथ x1 आएगा। इसी प्रकार से y में होगा, उसको अभी देखेंगे आगे। और बटे में क्या हो गया, मैं पूरा लिख देता हूं, आंतरिक विभाजन में आंतरिक बिंदु का, आंतरिक बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। ओके, और उसमें भी सबसे पहले x निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 लिखना, उसके साथ में x2 लिखना, m2 लिखना, उसके साथ में x1 लिखना, m1 लिखना और प्लस में m2 लिखना। इसी प्रकार से y निर्देशांक लाना है तो m1 लिखना, तो फिर y2 लिखना उसके साथ, प्लस m2 अब नंबर लगेगा तो y का फिर 1 लगेगा, m1 और m2 प्लस करके बटे में लगा देने। अच्छा, एक चीज समझे आप, आंतरिक बिंदु के x और y निर्देशांक ये रहेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1। m1 और m2 आएगा, उसके साथ में x का अपोजिट आएगा, m1 आ गया तो फिर x1 उसके साथ में आएगा, x2 आएगा, m2 आ गया उसका x1 आएगा। सेम y में ऐसा होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन के अंदर अगर वो बिंदु ठीक बीच में हो, देखो यहां पे ध्यान रखना कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु जरूरी नहीं है कि इन दोनों बिंदुओं यानी ए और बी के ठीक बीच में हो, ये थोड़ा बी की साइड थोड़ा ए की साइड चलेगा, आगे पीछे होगा चलेगा, तो भी इसके निर्देशांक इस प्रकार से आ जाएंगे, ए से लगा के सी तक का अनुपात m1 कहलाएगा और सी से बी तक का अनुपात m2 कहलाएगा। लेकिन ये बिंदु अगर ठीक बीच में हो तो, यानी बी और सी के बराबर बीच में अगर कोई बिंदु है तो क्या करेंगे, तो मैं इस बात को अलग से लिखता हूं, ठीक मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक मध्य बिंदु के निर्देशांक बहुत आसान है। कैसे, मैं आपको बना के बताता हूं। अच्छा, जैसे मान लो एक बात बताओ, जैसे ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, इनके ठीक कोई बिंदु है, ध्यान देना, इनके ठीक कोई बिंदु है सी, ठीक बीच में अगर ये बिंदु है तब ये 1:1 हो जाएगा। फिर क्यों लिखना m1 और m2, जब m1 और m2 बराबर बराबर हैं तो 1:1 लिखेंगे। अच्छा, जब इसको 1:1 लिखेंगे, आपको पता है कि यहां तो x1 और y1 है ही, और यहां पे आपका x2 और y2 है, और बिंदु C पर आपके निर्देशांक x और y हैं। अब समझना और बहुत तसल्ली से, तो बताओ मुझे कि x निर्देशांक है, उसका फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब आपको यह पता है कि जब अगर बिंदु मध्य में है, ठीक बीच में है, तो m1 और m2 1:1 हो जाता है, 1:1। तो ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है। अच्छा, जब ये 1 हो जाएगा तो देखो यहां पे क्या बचा, x2 x1 और 1 और 1 2। ओहो, तो ये तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया सीधा, क्या x1 प्लस x2 बटे में 2, बस। तो दो भुजाओं के ठीक बीच में कोई बिंदु है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और उसी प्रकार से y निर्देशांक क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ओके, चलिए प्यारे साथियों, ये मसला था आंतरिक विभाजन का। किसका था, आंतरिक विभाजन का। दो बिंदुओं के आंतरिक भाग में कोई बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक लाने हैं, और वो बिंदु किस रेशो में उस पूरी रेखा को विभाजित करता है,
वो अगर रेशो दे रखा है तो उसके माध्यम से ये फॉर्मूला है। ओके, उस आंतरिक बिंदु का एक्स निर्देशांक ऐसे आएगा, वाई निर्देशांक ऐसे आएगा। अगर वो आंतरिक बिंदु ठीक बीच में, तब एक्स निर्देशांक ऐसे आएगा और वाई निर्देशांक इस प्रकार से आएगा। ठीक है, चलिए कर सकते हो। ये था आंतरिक विभाजन। और अब अपन देखते हैं बाह्य विभाजन। ओके, बाह्य विभाजन होता कैसे है, करना क्या, केवल माइनस लगाना है फॉर्मूले में और कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। बाह्य रूप से विभाजित कैसे, देखो समझो आप, एक तो ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, और एक कोई मान लो यहां बिंदु है। आपको सर ये तो अंदर ही बिंदु है। अभी रुको, बाह्य विभाजन बोलते किसको है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक है, अगर मैं अनुपात देखो, अगर मैं AC को M1 बोलूं और CB को M2 बोलूं, तो ये तो हो गया आपका आंतरिक विभाजन जो अपन करके आए। ठीक है, जो अपन करके आए। लेकिन अगर मैं अनुपात क्या लेता हूं, बाह्य रूप से, ये बिंदु C इस भुजा AB को बाह्य रूप से कैसे विभाजित करता है। बाह्य रूप से का मतलब है कि एक बार तो आप ले लो AB, क्या ले लो, AB पूरी, फिर आप ले लो CB या फिर BC, AB BC, इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। समझना, AB और CB, मैं CB लिखूं ज्यादा सही क्रम में आपको पता रहेगा, AB और CB। अब यहां पे AB जो है ना, इसको बोलेंगे M1 और जो CB है ना, इसको बोलेंगे M2, और ये हो गया आपका बाह्य विभाजन। बिंदु C भुजा AB को बाह्य रूप से M1 और M2 में विभाजित करता है, तो M1 तो AB का अनुपात है और M2 CB का अनुपात है, CB का। ठीक है, चलिए उसके आगे सेम टाइप से प्रोसेस रहेगा। आपको पता है कि इस बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 है, इस बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 है, और इस बिंदु के निर्देशांक x और y है। सेम टाइप से होगा। अच्छा, उसके बाद में अगर ये x निर्देशांक लाना है, अच्छा, तो अगर ये आंतरिक विभाजन होता तो फॉर्मूला क्या था, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2। देखो, जब ये आंतरिक विभाजन था तो बीच में प्लस था, क्या था, प्लस। लेकिन अब ये बाह्य विभाजन है तो बीच में केवल माइनस डालना है और कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। अब अच्छा, ये बनता कैसे है, वही सेम समरूप त्रिभुजों वाला कॉन्सेप्ट लेकर के। ओके, अब आपको अगर इसका y निर्देशांक चाहिए है तो हो जाएगा वही m1 के साथ में y2, m2 के साथ में y1 बटे में m1 और m2। अच्छा, यहां पर आपको वो का वो माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस, इस प्रकार से। ओके, यह है बाह्य विभाजन के फॉर्मूला। मैं वापस सारे फॉर्मूला को रिपीट करता हूं ताकि आपको ध्यान याद रखने की जरूरत ना पड़े। देखो, आंतरिक विभाजन, ठीक है, आंतरिक विभाजन के अंदर अगर आपको x निर्देशांक लाना है तो देखो m1 लेकिन x2 प्लस m2 के साथ में x1 बटे में m1 प्लस m2, और y निर्देशांक लाना है तो m1 लेकिन y2 प्लस m2 लेकिन y1 बटे में m1 प्लस m2। समझ में आई बात। ये का ये आंतरिक बिंदु अगर मध्य बिंदु हो तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। ओके, अब आपको पता है कि वो बिंदु ठीक बीच में होगा तो m1 और m2 1:1 हो जाएगा।
तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो ऊपर तो क्या रहेगा, x बराबर रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर रहेगा y1 y2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2। ये है आंतरिक विभाजन। इसी प्रकार से अगर आप समझना चाहते हो बाह्य विभाजन, देखिए ये आपको ढंग से ध्यान देना है जी, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के अंदर अगर आपको x निर्देशांक लाना है तो वही m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2, लेकिन यहां पे माइनस लगेगा क्योंकि बाह्य विभाजन है, ठीक है, ओके। और y निर्देशांक लाना है m1 y2 m2 y1 m1 माइनस m2, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। यस, ये और ये आपको ध्यान में रखना है। देखें तो फॉर्मूला 1 2 3 4 5 और 6 फॉर्मूला है, लेकिन 6 चीजें सेम है, कुछ फर्क नहीं है। आंतरिक विभाजन के अंदर बीच में प्लस आता है और बाह्य विभाजन के अंदर बीच में माइनस आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए अब इसको लेकर के जो क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं उस पर अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को समझना, अब इन फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे होगा, और बहुत ढंग से ध्यान देना, सुनना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करते हैं। ये जो कह रहा है उसको अपन लिखते हैं। ये कह रहा है कि एक तो बिंदु है ये और एक बिंदु है ये, ओके। इस बिंदु के निर्देशांक है 4, -3, ओके, और इस बिंदु के निर्देशांक है 8, 5, ओके। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के बीच में कहीं कोई बिंदु है, और उस बिंदु और वो जो बिंदु है, देखो, को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 से विभाजित करने वाले बिंदु के आपको निर्देशांक लाने, ओके। ये जो बिंदु है ना, ये इस रेखा को 3:1 में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि ये तो आपका M1 है और ये आपका M2 है। 3 तो आपका M1 है और 1 आपका M2 है। अब इस बिंदु के निर्देशांक लाने हैं जो विभाजित कर रहा है। इस बिंदु के निर्देशांक x और y मान लिए अपन ने। क्या मान लिए? x और y। माना कि इस बिंदु के निर्देशांक x और y है। अब अपन क्या करते हैं, अपन को सबसे पहले x निर्देशांक लाना है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान देना, अपन को लाना है x निर्देशांक, यानी इस बिंदु का x निर्देशांक लाना है। m1 की जगह लिखेंगे 3 इंटू x2 की जगह लिखेंगे 8 प्लस m2 की जगह लिखेंगे 1 इंटू x1 की जगह लिखेंगे 4 बटे में m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1 है ना। x बराबर 8 या 24। ध्यान देना, कुछ भी प्लस माइनस भूलना नहीं। हाँ बिल्कुल, 8 या 24 और 4 एकम 4, 24 4 28, और 28 के बटे में ये हो गया 28 के बटे में 3 और 1 4, तो ये हो गया 7। शाबाश। तो आपको पता चला कि जो ये x निर्देशांक है, इस x का निर्देशांक है 7, मतलब x कितना है 7। इसी प्रकार से अब आपको क्या लाना है, y निर्देशांक, ये लाना है ना। तो क्या हो जाएगा, m1 बोलो तो 3 इंटू, देखो मैं आपको लिख देता हूं, y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ओके। तो y बराबर m1, ओके, m1 कितना है 3 इंटू y2, ये आपका y2 5 प्लस m2 बोले तो 1 इंटू y1 माइनस का 3
माइनस का 3, ठीक है, बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। तो अब देखिए y का मान क्या होगा, 5 दिया 15, ओके, माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3, 15 में से 3 गया तो 12, 12 तो हुआ, 5 दिया 15, 15 में से 3 गया तो 12, और 3 प्लस 1 4, बटे में लगेगा 4, तो ये कितना हो गया 3। ओहो, तो अब आपको पता चला कि देखिए y निर्देशांक कितना है 3। तो समझो ये जो बिंदु है 4 -3 और 8,5, इन दोनों बिंदुओं को बीच में कोई बिंदु विभाजित करता है 3:1 में, उस विभाजित करने वाले बिंदु का अनुपात है 7,3, 7,3, यस सुनो, ठीक है। तो आंतरिक बिंदु के निर्देशांक 7,3 है कि नहीं। फिर कभी क्या करेगा कि वो ये अनुपात देगा, देखो क्या बोलेगा कि बिंदु, सुनना, वो ऐसे बोलेगा कि दो बिंदु 4,-3 और 8,5 को आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 7,3 है, तो बताइए वो बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। 3:1 आपको लाना होगा, ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2,3 में विभाजित करता है। एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। फर्स्ट बिंदु का निर्देशांक है -1,7, -1,7, और सेकंड बिंदु जो है उसके निर्देशांक है 4,-3। इसको आंतरिक रूप से कोई विभाजित करने वाला बिंदु है, जैसे मान लो यहां कहीं कोई बिंदु है, और वो बिंदु करता क्या है कि 2:3 के अंदर इसको विभाजित करता है। किसमें? 2:3 में। इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। अब आपको करना क्या है कि ये जो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लाने हैं, तो इसके निर्देशांक को ऑलवेज अपन x और y बोलते हैं। इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, और आंतरिक बिंदु के निर्देशांक को बोलेंगे x, y। ये समझ में आ गया? ठीक, ओके। अब आपको x का मान लाना है। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ध्यान देना। आपको x का वैल्यू लाना है ना, तो क्या करना है, m1 बोले तो 2 इंटू x2 बोले तो 4 प्लस m2 बोले तो 3 इंटू x1 बोले तो -1 बटे में m1 प्लस m2, 2 और 3 5 डायरेक्ट। ये सुनो, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 इंटू -1 -3, 8 में से 3 गया तो 5, वापस चेक कर लो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया 5, 5/5 1, 5/5 कितना हो गया 1, शाबाश। तो इस बिंदु का x निर्देशांक तो आएगा सीधा 1। ये सुनो, अगर आपको y निर्देशांक लाना है तो क्या करोगे, सेम पैटर्न, क्या, m1 यानी 2 इंटू y2 यानी -3, ओके, प्लस m2 यानी 3 इंटू y1 यानी 7 बटे में m1 y1 m1 प्लस m2 तो 5 बटे में आ जाएगा, 2 और 3 5। अब देखो आप, 3 दूनी 6 माइनस का और 7 दिया 21 प्लस का, ओके, तो ये कितना रह गया, ये रह गया 15, और 15 में किसका भाग जाएगा, 5 का, तो कितना आ जाएगा 3, ये आ गया। बस वापस देख लो, 6 7 21, 15 में 5 3, सही बात है। तो ये जो बिंदु है -1,7 एक तो बिंदु वो, और दूसरा बिंदु 4,-3 को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है 1,3, यानी जो आपका x, जो y निर्देशांक है वो 1,3 है। बोलो क्या है, 1,3 है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, कितना आसान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, अब यहां पे क्या है, अनुपात दे रखा है,
नहीं, निर्देशांक दे रखे हैं, अनुपात लाना है, अभी लेके आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। -4,6 बिंदुओं -6,10 तथा 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? लैंग्वेज को ढंग से समझना। वो यूं कह रहा है कि एक बिंदु तो यहां पे है और एक बिंदु यहां पे है, इनको विभाजित करने वाला एक बिंदु कहीं यहां पे है, ओके, और इस बिंदु के निर्देशांक -4,6 है। बोलो क्या लिखा है? -4,6 ये जो बिंदु है वो इस बिंदु और इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये -6,10 हो गया और ये 3,-8 हो गया। किस अनुपात में इसको विभाजित करता है? यस सुनो, ठीक है। चलिए अब देखना, तो अपन कर लेंगे, ये तो M1 और ये M2, M1 और M2, ठीक है। अब सुनना और बहुत तसल्ली से ध्यान देना। ओके, आपको पता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला है ना। M1 और M2 ये मिसिंग है, बाकी सब अपने पास है, तो इनका रेशो कैसे लाएंगे? अभी लाते हैं, ठीक है। ओके, अब बताना मुझे, x बोले तो ये तो आपका x है और ये y है ना। x बोले तो -4 बराबर M1 पता नहीं इंटू x2 बोले तो 3 प्लस M2 का पता नहीं इंटू x1 बोले तो -6 बटे में M1 प्लस M2 ओके। अब क्या करें? अब आप इसको इधर भेज दो, M1 और M2 -4 से जाके गुणा होंगे तो -4 M1 प्लस -4 M2 बराबर 3M1 -6 M2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस 6 M2। अब एक काम करो, M1 एक साइड करो, M2 एक साइड करो, ओके। ध्यान देना, 3M1 को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, यहां पे -4M1 पड़ा है और ये इधर आएगा -3M1 बराबर M2 उधर जाएगा, ये 4 -4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो -2M2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा -7M2 बराबर -2M2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये M1 है ना, ये M1 है, ओके। अब यहां पे M1 के बटे में M2 आएगा और उधर कौन है, 2 के बटे में 7 जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि M1 और M2 का जो अनुपात है वो 2:7 है। बोलो क्या है? 2:7। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अब बताओ कितना इंटरेस्टिंग है, कुछ भी परेशानी वाली बात है क्या? बहुत आसान है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना, ढंग का क्वेश्चन है ये, तसल्ली से देखना। 5, -6 एवं -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो y अक्ष है ना, ये जैसे कोई रेखा जा रही है, तो ये जो y अक्ष, जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये y अक्ष है। जैसे कोई मान लो, जैसे ये बिंदु है ना, मतलब ये रेखा है, ये मान लो आप, ये तो है 5, यानी होगी ये ऐसे, ये तो है 5, -6 ये, और ये जो बिंदु है ना, ये है -1, -4, ओके। अब आपको ये बताना है कि y अक्ष, ये जो y अक्ष
किस अनुपात में इसको विभाजित करता है और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। वापस देखना, 5,-6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, यानी जो ये y अक्ष है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये x अक्ष है, मैंने आपके समझने के लिए बनाया, बाकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये x अक्ष है, ठीक है। तो ये जो बिंदु और ये जो बिंदु है, इसको ये y अक्ष जो है, अर्थात ये जो बिंदु है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको पता होना चाहिए कि y अक्ष पर x का 0 आके मिलता है। अगर मैं इसके निर्देशांक लिखने जाऊं तो 0,y होगा। क्या होगा? 0,y। अब उनको क्या करना है? ओके, आपको पता है कि यहां से लगा के ये तो m1 है और आगे वाला m2 है। ठीक है, ओके। अब हम लाते हैं x निर्देशांक, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है दो भुजाओं, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का। तो यहां पे इस बिंदु का x निर्देशांक बोले तो 0 बराबर, देखना x निर्देशांक बोले तो 0 बराबर m1 का पता नहीं, m1 का पता नहीं, इंटू x2 -1 प्लस m2 का पता नहीं, इंटू x1 बोले तो 5 बटे में m1 प्लस m2, तो ये हो गया m1 प्लस m2। अच्छा, अब आपको पता है, एक काम करेंगे अपन इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 0 से गुणा होगा तो 0 बराबर, ये हो गया माइनस का m1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक को m1 से गुणा करेंगे तो m1 ही आएगा, और ये हो गया प्लस का 5m2। ओके, मैं इसको ट्रांसफर करता हूं तो ये उधर प्लस का हो जाएगा, 1m1 बराबर इधर रह गया 5m2। ओके, m1 के बटे में आ जाएगा m2 और 5 के बटे में चल जाएगा 1, तो 5:1। ये हो गया m1 और m2। शाबाश, क्या हो गया? m1 और m2 किस अनुपात में विभाजित करता है? 5:1 में। अच्छा, उसके बाद में आपको ये निर्देशांक भी लाने, y अक्ष पर जो बिंदु आता है उसके निर्देशांक लाने, तो x निर्देशांक तो 0 है ही, अब आपको y निर्देशांक लाना है। क्या लाना है? y बराबर क्या होगा? m1 बोले तो 5 इंटू y2 बोले तो -4 प्लस m2 बोले तो 1 इंटू y1 बोले तो -6 बटे में m1 प्लस m2, तो 5 + 1, चेक कर लो, 520 माइनस का, और ये हो गया आपका -6 -26 बटे में 6, कटेगा नहीं ना? नहीं कटेगा। ठीक है, तो निर्देशांक ओके, x, y जो निर्देशांक है, x तो 0 है और ये -26, इसको काट दो, 2 से कट जाएगा 13 बटे में 2, 13 बटे में 3, 13 बटे में 3, 0,13/3 माइनस का है ना। ठीक है, ये निर्देशांक हो गए। ओके, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार की बात है, समझे आप? इस टाइप से होगा। अब अपन बात करते हैं बाह्य विभाजन की, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये बाह्य विभाजन, बराबर से देख लो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,1 तथा 3,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बाह्य रूप से विभाजित करता है। ठीक है, इसको अपन चेंज करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, 3:2 में। ओके, ध्यान देना, ये रेखाखंड है, इसके निर्देशांक क्या है? 2,1
3,5, इसके बीच यहां कोई बिंदु है, इसके बोल देंगे x, y। ठीक है, अब यहां पे अपन को देखो m1 और m2, m1 बोलो तो यहां से लगा के यहां तक ये 3 है, और यहां से यहां लगा 2 है। ठीक है, चलिए अपन को केवल निर्देशांक चाहिए, ये बाह्य विभाजन है, तो आपको पता है कि इसका x निर्देशांक का फॉर्मूला होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब सुनो, x निर्देशांक आपको चाहिए है m1, m1 बोला तो 3 इंटू x2 बोले तो 3 प्लस नहीं माइनस, ध्यान देना माइनस है ना, m2, ओके m2 बोले तो 2 इंटू x1 बोले तो 2 बटे में m2 प्लस m1 यानी 3 2 5, कितना हो गया 3 3 9, तो दूनी 4, 9 में से 4 गया तो 5, 5 बटा 5 कितना होता है 1। आपको पता चल गया किस बिंदु का x निर्देशांक 1 है। अगर आपको y निर्देशांक लाना है तो भी बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ओ ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, सॉरी ये बीच माइनस होगा, माइनस 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 होगा, तो ये हो गया 3 माइनस 1, सॉरी यहां पे माइनस है भाई, ये माइनस है। ठीक है, तो 3 में से 2 गया, ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, तो 5, 5 बटा 1 5, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ओके, अब यहां आओ, अब आपको चाहिए y निर्देशांक, तो y बराबर m1, m1 बोले तो 3 इंटू y2 बोले तो 5 माइनस m2 बोले तो 2 इंटू y2 बोले तो 1, m1 माइनस m2 तो 1 होगा ना, 3 में से 2 जाएगा तो 5 दिया 15, 15 में से 2 गए 13 बटा 1 बोले तो 13। तो ये जो x, y निर्देशांक है ना, ये 5, 13 है, बोलो कितना है 5, 13, जो बाह्य रूप से विभाजित करता है। ठीक है, चलिए 5, 13, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4, माइनस 4, 4, 7, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में बाह्य विभाजित करता है। चलो ये मैं आपको टास्क देता हूं, आप इसको करोगे, ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। चलिए इसमें आपको ये चेंज करना है ना, ये 4 पहले आएगा, मतलब 7 पहले आएगा, 4 बाद में, 7:4। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है कि एक तो ये बिंदु है, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको विभाजित करने वाला एक तीसरा बिंदु है सी, जो 7:4 में बाह्य विभाजित करता है। ये आपका m1, ये आपका m2, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर आता है 65/3, जहां तक मैंने कैलकुलेट किया है, आप भी चेक करना, ये इसका आंसर होना चाहिए, है ना। जो बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु, यानी एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ये तो है आपका -4,4, और ये जो बिंदु है आपका 7,2 है, इसको विभाजित करने वाला, बाह्य रूप से विभाजित करने वाला एक ये बिंदु है, और इसके निर्देशांक x, y है। ओके, इसको a बोले, इसको b और इसको c। अब यहाँ पे ab और cb, देखिए ab और cb का अनुपात 7:4 है, 7:4 है। ठीक है, x और y के निर्देशांक ये होने चाहिए। ठीक है, चेक करना और बताना मुझे। ओके, चलिए भाई, तो प्यारे साथियों, ये था दो बिंदुओं का
के बीच कोई बिंदु यानी आंतरिक विभाजन करता हो या फिर बाह्य विभाजित करता हो, उस बिंदु के निर्देशांक। अब बताओ मुझे क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टफ है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान। चलिए, तो प्यारे साथियों, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे कि आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है, कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट और ये सारी चीजें मुझे प्रेरित करती हैं और आपके लिए बेटर करने को लेकर के। अच्छा, वे लोग जो कंप्लीट मैथ्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो कंप्लीट मैथ्स का कोर्स क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तकरीबन 160 के करीब वहां पे वीडियोज हैं, अंक गणित और एडवांस मैथ दोनों फुल डिटेल पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। वे लोग जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, जीरो हैं, वे लोग भी अगर वो कोर्स के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं तो मैथ्स के अंदर अपने एक्यूरेसी को 90% एबो ले जा सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट पे हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसे समझ में आएगा। थैंक यू।